एक गांव में गौरी नाम की बूढ़ी औरत अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। दोनों बेटे खेती किया करते थे और दोनों बहुएं घर का काम देखती थीं। रीमा, हमें देरी हो रही है, जल्दी से खाना लगा दो। जी, आप लोग बैठिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। फिर दोनों भाई खाना खाने लगते हैं और खाना खाने के बाद खेत की ओर निकल पड़ते हैं। सुनीता, मैं कपड़े धोने जा रहा हूँ, तुम बर्तन धो लेना। अच्छा ठीक है दीदी। मनीष, इस बार तो फसल बहुत अच्छी दिख रही है। इस बार फसल के अच्छे दाम मिल जाएंगे। फसल बेचकर जमींदार का कर्जा चुका देंगे। हाँ भैया, जमींदार का कर्जा बहुत है और दिन ब दिन उनका ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बार फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार की फसल बहुत अच्छी है। इस बार तो कर्ज चुका ही जाएगा और हमें अच्छे खासे पैसे भी बच जाएंगे। सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन अगले ही दिन मौसम बरसाती हो जाता है। वह बरसात इतनी तेज होती है कि आंधी तूफान की वजह से सारी फसल खराब हो जाती है। हे भगवान, क्या सोचा था और क्या हो गया। इस साल हमें बहुत अच्छी फसल होने वाली थी, लेकिन इस बिन मौसम बरसात ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाँ भैया, हम इस बार भी जमींदार का कर्ज चुका नहीं पाएंगे। पता नहीं वह क्या कहेगा। हमने तो कहा था कि इस बार आपको पैसे मिल जाएंगे। अब हम उसे क्या जवाब देंगे। ऊपर से उसने कहा था कि इस बार पैसे नहीं लौटे तो ब्याज दुगना कर देगा। मनीष, इसमें हमारी क्या गलती है। हमने तो बहुत मेहनत की थी और इतनी फसल भी होने वाली थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। दोनों निराश होकर घर चले जाते हैं। घर जाते ही गौरी पूछती है, क्या हुआ बेटे, फसल ठीक तो है ना? कुछ मत पूछो माँ, सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा। जमींदार का ब्याज भी बहुत बढ़ चुका है। इस बार पैसे नहीं दिए तो वह ब्याज दुगना कर देगा। हम तो फसल के भरोसे थे कि इस बार उसका सारा पैसा लौटा देंगे। अब क्या करें माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब सोच में पड़ जाते हैं। एक काम करो रीमा, तुम अपने गहने दे दो। मैं उन्हें गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आता हूँ और जमींदार को दे देता हूँ। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने गहने क्यों दूं? सुनीता से क्यों नहीं कहते? रीमा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम घर की बड़ी बहू हो। मुसीबत के समय गहने काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? बड़ी हो तो क्या हुआ, सुनीता भी तो इस घर की बहू है ना। उसका भी तो फर्ज बनता है कि बुरे समय में वह भी काम आए। मैं क्यों अपने गहने दूं? दीदी, आप बड़ी हो, आपको देना चाहिए। मैं अपने गहने नहीं दूंगी, बता दे रही हूँ। हाँ। दोनों में बहस होने लगती है। फिर गौरी बोलती है, अरे बस करो, तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो। तुम में से किसी को अपने गहने देने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों चिंता मत करो। राजा बेटा, मेरे कुछ गहने पड़े हैं जो तुम्हारे पिताजी ने बनवाए थे। मैं अभी लेकर आती हूँ। माँ, लेकिन वह पिताजी की निशानी है। आप वह गहने मत दें, आपकी बहू दे देगी। नहीं बेटा, तुम देख नहीं रहे, दोनों बहुएं गहनों के नाम पर आपस में लड़ पड़ी हैं। मैं इस घर में शांति और एकता चाहती हूँ, इसलिए तुम बहू से गहने नहीं लोगे। मैं अभी आती हूँ। फिर गौरी राजा को गहने दे देती और राजा उन गहनों से कर्ज चुका आता है। एक दिन रीमा सुनीता से कहती है, सुनीता, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम खाना बना लोगी? मुझे थोड़ा आराम की जरूरत है। अच्छा ठीक है दीदी, आप जाइए, मैं सब काम देख लूंगी। रीमा कमरे में जाकर सोचती है, अच्छा बहाना है काम से बचने का। अब यह करेगी काम और मैं आराम। वाह, मजा आ गया। फिर सुनीता घर के काम में लग जाती है और अगले दिन फिर रीमा बहाना बनाती है, सुनीता, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाऊंगी। तुम काम संभाल लो, मैं कुछ देर आराम कर लेती हूँ। यह क्या है दीदी, आपका तो रोज का नाटक हो गया है। मैं भी इंसान हूँ, जानवर नहीं। कितना काम करूँगी? तुम क्या बोल रही हो सुनीता? तुझे क्या लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ? मेरी सच में तबीयत खराब है। कोई तबीयत खराब नहीं है, काम चोरी के बहाने हैं बस। कल भी आपने ऐसा ही किया और पूरे दिन घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया। आज भी आप बहाना बना रही हो। मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका फायदा उठा रही हो। मुंह संभाल के बात कर सुनीता, मैं तुझसे बड़ी हूँ। बड़ी हो तो क्या हुआ, कुछ भी कहोगी और कुछ भी करोगी। हर बार बड़े होने का फायदा उठाती हो और काम से बचती हो। मुझसे सारे काम करवाती हो। बहुत दिन से देख रही हूँ।
मैं भी तुम्हारी तरह इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जबान लड़ाती है। आने दे मनीष को, बताती हूँ। शाम को दोनों भाई घर लौटते हैं। दोनों बहू अपने अपने पति को सारी बातें बताती हैं। राजा रीमा से कहता है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी मनीष से बात करता हूँ। फिर राजा मनीष से जाकर बात करता है। दोनों भाइयों में बहस होने लगती है। अब तू भी मुझसे बदतमीजी कर रहा है। लगता है तेरी पत्नी ने तेरे कान अच्छे से भर दिए हैं। भैया, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, आपको सिर्फ सच बता रहा हूँ। और सुनीता ने मेरे कान नहीं भरे, उसने तो सिर्फ मुझे सच बताया है। कान तो भाभी आपके भर रही हैं, तभी तो आप सुनीता की शिकायत करने मेरे पास आ गए। मनीष, मुंह संभाल कर बात कर। तू भूल रहा है कि मैं तेरा बड़ा भाई हूं। तेरी पत्नी की तरह तुझे भी तमीज नहीं रही क्या? माँ, देख रही हो ये मुझसे कैसे बातें कर रहा है। बस करो तुम दोनों, शर्म करो। अपनी अपनी पत्नी की बातें सुनकर आपस में लड़ रहे हो। किसी एक की तरफदारी मत करो, गलती दोनों की है। तुम दोनों को अपनी अपनी पत्नी को समझाना चाहिए, लेकिन समझाने के बजाय खुद ही लड़ने लगे। मैं सुनीता को अच्छी तरह से जानता हूँ माँ। सुनीता झूठ बोल ही नहीं सकती, गलती भाभी की ही है। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूं? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी भाभी झूठी है। तुम तो पक्के जोरू के गुलाम बन चुके हो। जैसा तुम्हारी पत्नी कहती है तुम वैसा ही करते हो। अगर मैं जोरू का गुलाम हूँ भैया, तो आप क्या हो? आप भी तो वही कर रहे हो जो भाभी ने आपसे कहा है। मनीष, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? छोटा है तो छोटे की तरह रह, मुझसे बड़ा बनने की कोशिश मत कर। बात इतनी बढ़ जाती है कि मामला बंटवारे तक पहुंच जाता है। यह तू क्या कर रहा है मनीष? इस घर में बंटवारा कभी नहीं हो सकता। मेरे जीते जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बंटवारा करना ही सही होगा, फिर झगड़े की कोई वजह ही नहीं रहेगी। हम इस घर और खेत दोनों का बंटवारा कर देते हैं। आधा खेत मनीष के नाम होगा और आधा मेरे नाम, और इस घर की दोनों बहुएं अपने अपने घर का काम करेंगी। माँ, अब आप खुद ही बताइए कि आप किस बेटे के साथ रहना पसंद करेंगी। यह मुझे क्या देखना पड़ रहा है? बेटा, तुम दोनों ही मेरे लिए एक समान हो। मैंने कभी भी तुम दोनों में कोई अंतर नहीं किया। माँ जी, ये सब कहने की बातें हैं। आप तो अपने छोटे बेटे के साथ ही रहिए, क्योंकि आप उसकी ज्यादा तरफदारी करती हैं, तो आपको उनके साथ ही रहना चाहिए। आपकी छोटी बहू है ना, आपका ख्याल रखने के लिए, वह आपका अच्छे से ख्याल रख लेगी। हमारे पास रहने की कोई जरूरत नहीं। माँ जी हमारे साथ रहेंगी। वह आपकी भी सास हैं, तो अकेले मैं ही क्यों उनकी सेवा करूं? मुझे अच्छे से पता है कि आपको माँ जी अपने ऊपर बोझ लग रही हैं और आप उनकी सेवा करने से बचना चाहती हैं। इसीलिए आप उन्हें मेरे पास भेज रही हैं ताकि आपका काम बच जाए। गौरी को यह सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। फिर राजा बोलता है। बस करो तुम दोनों। माँ तुम दोनों की सास हैं और तुम दोनों को उनकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए एक हफ्ता माँ मनीष के पास रहेगी और एक हफ्ता मेरे पास। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, यही आखिरी फैसला है। और माँ, तुम भी कुछ नहीं बोलोगी। जो हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है। अगर तुम इस घर में शांति चाहती हो तो यही सही रहेगा। बोलो मनीष, तुम्हें यह मंजूर है? हाँ भैया, मुझे मंजूर है। गौरी बंटवारा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। आखिरकार बंटवारा हो ही जाता है और गौरी एक हफ्ते के लिए मनीष के पास रहने लगती है। दोनों भाई अपने अपने खेत में काम करने जाते हैं और लोग उन्हें देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। अरे देखो देखो, इनके घर का बंटवारा हो चुका है। सुना है दोनों भाई अब अलग अलग रह रहे हैं और खेती भी अलग अलग कर रहे हैं। पता नहीं इनके घर में ऐसा क्या हो गया जो बात बंटवारे तक पहुंच गई। सुनीता बेटा, मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है। लाती हूँ, रुकिए जरा। थोड़ी देर इंतजार कर लोगे तो भूख से मर नहीं जाओगे। वैसे भी अब हफ्ते भर तो आपको मेरा ही खाना खाना है। गौरी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। शाम को जब मनीष घर आता है तो वह सुनीता से कहता है। क्या हुआ सुनीता, तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? आपको पता है दिन भर मुझे कितना काम रहता है। ऊपर से आपकी माँ को समय पर खाना चाहिए। अगर उन्हें समय पर खाना न मिले तो मुझे 4 बातें सुननी पड़ती हैं। अरे
इतनी सी बात पर तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? छोड़ो ना, वह तो बूढ़ी हो चुकी है, कुछ दिनों की ही मेहमान है, फिर भैया के पास चली जाएगी। और उसके बाद क्या? आपके भैया के पास भी कितने दिन तक रहेंगी? सिर्फ 1 हफ्ता ही ना, फिर तो वापस यहीं आ जाएंगी। वह हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। पता नहीं कब तक उन्हें झेलना पड़ेगा। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। सुनीता कभी भी गौरी को समय पर खाना नहीं देती और घर आने पर उसका बेटा उससे बात तक नहीं करता, सीधे अपने कमरे में चला जाता। दोनों बहुएं और दोनों बेटे अब आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। ये सब देखकर गौरी को बहुत बुरा लगता था। एक दिन गौरी सुनीता से कहती है, सुनीता, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे बार बार चक्कर आ रहे हैं। मुझे लगता है डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। माँ जी, हमारे पास पैसे नहीं हैं और बंटवारे के समय आपके इलाज के खर्च का तो कोई बंटवारा ही नहीं हुआ था। फिर हम क्यों पैसे दें? आपको तो पता है कि हम जैसे तैसे घर का गुजारा कर रहे हैं। फिर इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएं? 2 दिन रुक जाओ, फिर जब अपने बड़े बेटे के पास जाओगी तब इलाज करवा लेना। गौरी को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। कभी उसे खाना मिलता तो कभी नहीं। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। फिर गौरी अपने बड़े बेटे राजा के पास जाकर रहने लगी। वहाँ उसने राजा से कहा, बेटे, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे पास समय नहीं है माँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ऐसा कहकर राजा चला जाता है। गौरी को यह सुनकर बहुत दुख होता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह एक कोने में जाकर चुपचाप रोने लगती है। फिर हिम्मत जुटाकर वह बाहर चली जाती है और किसी से मदद मांगने की कोशिश करती है। अरे गौरी काकी, कैसी हो आप? बड़े दिनों बाद दिख रही हो। आजकल बाहर निकलना बंद कर दिया आपने। बेटी, तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। अच्छा काकी, सुना है तुम्हारे घर का बंटवारा हो चुका है। ऐसा क्या हो गया कि बात बंटवारे तक पहुंच गई? क्या बताऊं बेटा, शायद मेरे संस्कारों में ही कोई कमी रह गई होगी। बेटा, मेरी एक मदद करोगी? हाँ काकी, बोलिए ना, क्या बात है? बेटा, मुझे पैसों की जरूरत है। मेरी तबीयत बहुत खराब है। जैसे ही मेरा बेटा घर आएगा, मैं तुझे पैसे लौटा दूंगी। अभी वह घर पर नहीं है, नहीं तो वह मुझे पैसे मांगने भी नहीं देता। अभी के लिए मदद कर दो बेटी। हाँ हाँ काकी, क्यों नहीं, मैं अभी पैसे लाती हूँ। फिर वह औरत गौरी को पैसे दे देती है और गौरी अस्पताल चली जाती है। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे गंभीर बीमारी हो गई है और उसके पास केवल 7 दिन का समय बचा है। यह सुनकर गौरी पूरी तरह से टूट जाती है। इधर रीमा राजा से कहती है, सुनिए जी, आप अपनी माँ का कुछ कीजिए। आपको पता है, वह मुझसे पैसे मांग रही थी। कह रही थी कि बहुत दिनों से तबीयत खराब है और इलाज करवाना है। मैंने तो साफ कह दिया कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। ये सब नाटक नहीं चलने वाला। अब आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो कल को उनको कुछ हो गया तो लोग यही बोलेंगे ना, बड़े बेटे के पास रह रही थी और उसने इलाज तक नहीं करवाया। हाँ रीमा, तुम सही कह रही हो। लोग तो मुझे ही ताना मारेंगे क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूँ। मनीष को तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। रीमा, मैं कुछ करता हूँ, मुझे थोड़ा समय दो। भैया, मुझे आपसे माँ के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो मनीष, क्या बात है? भैया, माँ की वजह से सुनीता बहुत परेशान होती है और रोज मुझसे झगड़ा करती है। हाँ मनीष, मेरे घर का भी वही हाल है। क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया, मेरे पास एक तरकीब है जिससे न आपके घर में लड़ाई होगी और न मेरे घर में। हम सुकून से रह सकते हैं। हम माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। वैसे भी उनकी उम्र हो चली है। अपने अंतिम समय में वो अपने उम्र के लोगों के साथ रहेंगी तो शायद खुश भी रहें। और अकेली माँ ही थोड़ी वृद्धाश्रम जा रही है। उनकी उम्र के कई लोग वहां रह रहे हैं ना। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मनीष। वैसे तो मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहता, लेकिन इस बात के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं और सिर्फ इसी बात के लिए मैं तुमसे हाथ मिला रहा हूं। नहीं तो मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मुझे भी तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस बात के लिए हम दोनों की मंजूरी जरूरी है, तभी यह काम सफल हो पाएगा। अच्छा ठीक है, हम शाम को ही माँ से बात करेंगे। अभी शायद वह कहीं बाहर गई हैं, आने दो उन्हें।
उनसे कह देंगे कि वे कल वृद्धाश्रम चली जाएं, नहीं तो उनकी वजह से हमारे दोनों घर बर्बाद हो जाएंगे। अगर हमें अपनी अपनी पत्नी को खुश रखना है तो उन्हें वृद्धाश्रम जाना ही पड़ेगा। गौरी सारी बातें सुन लेती है। उसके दिल पर बहुत चोट लगती है। वह अकेले में जाकर बहुत रोती है। मैं तो सोच रही थी डॉक्टर ने जो कहा है वह बता दूंगी तो मेरे बेटे मेरे पास दौड़ कर आएंगे, मेरा अच्छे से अच्छा अस्पताल में इलाज करवाएंगे, कुछ भी करके मुझे बचा लेंगे। लेकिन अब पता चला कि मेरे बेटे मेरे बारे में असल में क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। अच्छा हुआ 7 दिन बाद मेरे नसीब में मौत लिखी है। अब मैं जीना भी नहीं चाहती। मेरे जीने की चाह अब खत्म हो चुकी है। वैसे भी मेरी वजह से इन्हें काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है। मेरा मरना ही ठीक होगा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। और फिर गौरी दोनों बेटों को बुलाती है और उनसे कहती है, बेटे, मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। माँ, क्या बात है? और हमें भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पहले बेटा मेरी बात तो सुन लो, शायद उसके बाद तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। मैं वृद्धाश्रम जाना चाहती हूँ। वहाँ मेरी कई सहेलियाँ हैं और अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता, इसलिए मैं वहीं जाकर रहना चाहती हूँ। दोनों भाई ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और गौरी से कहते हैं, वह तो ठीक है माँ, लेकिन हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे? हमें तो आपकी आदत सी हो गई है, आपकी बहुत याद आएगी। लेकिन अब जब खुद आपकी ही इच्छा हमारे साथ न रहने की है तो हम भी क्या कर सकते हैं? आपको जो अच्छा लगे आप वही कीजिए। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें आपकी बहुत याद आएगी, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपकी इच्छा वृद्धाश्रम जाकर रहने की है तो मैं कल ही आपको वहाँ छोड़कर आ जाऊंगा। वाह, क्या बेटे हैं मेरे। कुछ देर पहले ही मुझे वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे थे और अब मेरे सामने दिखावा कर रहे हैं। बेटा, मैं वृद्धाश्रम तो जाऊंगी, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। पहले वो पूरी हो जाए, फिर मैं चली जाऊंगी। माँ, आपकी क्या इच्छा है? बोलिए, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। मैं ठीक 7 दिन बाद वृद्धाश्रम चली जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें बंटवारा भूल जाना होगा और पहले की तरह मिलजुल कर रहना होगा। मैं चाहती हूँ कि इन 7 दिनों में हमारा घर खुशी से भरा रहे। तुम दोनों भाई आपस में प्यार से रहो, एक दूसरे का सहारा बनो। दोनों बहुएं भी बहनों की तरह रहे। बस मेरी यही आखिरी इच्छा है कि इस परिवार का बंटवारा न हो और तुम सब मिलकर एक खुशहाल परिवार बनकर रहो। दोनों भाई मान जाते हैं और गौरी से कहते हैं, अच्छा, ठीक है माँ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम दोनों बंटवारा भूल जाते हैं। क्यों मनीष, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ भैया, अगर माँ की यही इच्छा है तो हम उसे जरूर पूरा करेंगे। गौरी सोचती है, जब बंटवारा हो रहा था तब मैंने इनको कितना रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन आज मुझे घर से निकालने के लिए ये दोनों बंटवारा भूलने के लिए तैयार हो गए। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी से यह बातें कहते हैं। वे भी बहुत खुश हो जाती हैं और सारी बातें भूलकर एक होने के लिए तैयार हो जाती हैं। 7 दिन तक दोनों बेटे गौरी से बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं। गौरी के पास बैठते हैं, उसे समय देते हैं। गौरी को समय पर खाना मिलता है और उसका बहुत ख्याल रखा जाता है। दोनों बहुएं भी दिखावे के लिए आपस में बहनों की तरह रहने लगती हैं। 7 दिन बीत जाते हैं। उसी दिन सुबह मनीष राजा से कहता है, भैया, आखिरकार 7 दिन बीत ही गए। अब हमें नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आता हूँ। उसके बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा और हमें यह नाटक नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मैं भी इन 7 दिनों का ही इंतजार कर रहा था कि कब 7 दिन बीतें और कब यह नाटक खत्म हो। आखिर वह दिन आ ही गया। मैं अभी जाकर माँ से तैयार होने को कहता हूँ। आप तब तक उनका सामान बांध दो। जैसे ही मनीष जमुना के कमरे में जाता है तो जमुना मृत पड़ी होती है। मनीष उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं उठती। सबको पता चल जाता है कि जमुना अब इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर सुनकर पूरे परिवार को गहरा धक्का लगता है। जमुना के पास एक चिट्ठी पड़ी होती है। जब उसे पढ़ा जाता है तो पता चलता है कि जमुना को बहुत गंभीर बीमारी थी
और उसके पास केवल 7 दिन का ही समय था। ये जानकर दोनों भाइयों को अपने किए पर गहरा पछतावा होता है।